ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा, ये भी गेट 19 इंस्ट्रूमेंटेशन का ही है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये ब्रांच से तो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ इससे पहले पहली लाइन थी, उसमें बस इतना ही दिया हुआ था कि एक बॉक्स है, उसके अंदर 8 रेड एंड 8 ग्रीन बॉल्स हैं। तो वो एक लाइन लिखी हुई थी, अ बॉक्स कंटेन्स 8 रेड एंड 8 ग्रीन बॉल्स। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया और 8 रेड और 8 ग्रीन कर लिया। सो 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम बोल रहा है। तो इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 बॉल निकाल रहे हैं और आगे क्या बोला है, इन सक्सेशन फ्रॉम द बॉक्स विथआउट रिप्लेसमेंट। इन सक्सेशन मतलब एक के बाद हम लोग एक, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक 2 बॉल हम लोग निकाल रहे हैं इस बॉक्स में से और उसको क्या रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप हो गया हमारे पास, विथआउट रिप्लेसमेंट वाला केस हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड एंड सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी कि पहली बॉल क्या होगी, वो क्या होगी, रेड, और सेकेंड बॉल ग्रीन होगी। सो ये विथआउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी विथआउट रिप्लेसमेंट आए तो हमें क्या समझ में आ जाता है, वो कि वो डिपेंडेंट वाला केस है, और फिर या फिर उसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हो आप, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। विथआउट रिप्लेसमेंट है तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस है। तो जैसे इसमें रिप्लेस, अगर मान लेते हैं यहां पे रिप्लेसमेंट होता, तो रिप्लेसमेंट होता मतलब वो बॉल क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बॉल निकाले, उसमें देखिए वो क्या बॉल है, रेड बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसको फिर वापस रख दिए, रिप्लेस कर दिए मतलब वापस उस बॉक्स में डाल दिए। उसके बाद हम सेकंड बॉल निकाल रहे हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि वो क्या ग्रीन आ रही है कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, रिपीटेशन हो गया, मतलब रिप्लेसमेंट वाला केस हो गया। उसमें आप देखोगे तो वो क्या आता है, इंडिपेंडेंट आता है। जब भी मैं एक रिप्लेसमेंट और विथआउट रिप्लेसमेंट का केस देखता हूं तो मैं दोनों ही बताता हूं आपको कि विथआउट रिप्लेसमेंट में डिपेंडेंट और रिप्लेसमेंट में आपका इंडिपेंडेंट, ताकि ये आपको ये धीरे धीरे करके आपको आपके दिमाग में ही बैठ जाए कि रिप्लेसमेंट वाले में क्या है, इंडिपेंडेंट आएगा और विथआउट रिप्लेसमेंट में डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट है तो क्या हो रहा है, डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक इवेंट जब दूसरा इवेंट हम लोग कर रहे हैं उससे डिपेंडेंट है, तो उसमें क्या आएगा, उस केस में आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा। क्या इंडिपेंडेंट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, नहीं, क्योंकि क्या होते हैं, दोनों इवेंट इंडिविजुअल इवेंट होते हैं, तो एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लिंक है, इसलिए हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। तो जैसे कि ये 8 रेड है और 8 ग्रीन है स्टार्टिंग में। अभी हमने क्या किया, सक्सेशन बोला है, तो व्हेन वी ड्रॉ फर्स्ट बॉल, व्हेन फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, तो जब हम पहला बॉल ड्रॉन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड आए। व्हेन फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम रेड। रेड बॉल कितने हैं इसमें, 8 रेड बॉल्स हैं और 8 ही ग्रीन बॉल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, रेड बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स इज 8, टोटल आउटकम्स इज 16, देन ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अगर हम लोग अब यहां पे लिखूंगा मैं, व्हेन सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, यही वाला केस देख रहे हैं हम लोग विथआउट रिप्लेसमेंट। व्हेन सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, तो इस केस में आपकी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट बॉल इज एज ग्रीन, यही होगा ग्रीन। इसमें हम लोग इसको क्या बोलेंगे, व्हेन सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन व्हेन फर्स्ट बॉल इज रेड। तो यहां पे हम लोग को फर्स्ट बॉल क्या आ गया, रेड आ चुका है, ये फर्स्ट बॉल हमारे को रेड आ चुका है। तो यहां पे, यहां से कैसे निकालेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसको मैथमेटिकल पहले लिख के हूं, इसको सिर्फ फॉर्मूला बेस सॉल्व करते हैं, बाद में हम लोग एक इसको थोड़ा डीप में एनालिसिस करके देखेंगे, मतलब डीप में नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अगर थोड़ा बता दूंगा इसमें क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिक जो हमने पढ़ा है उससे अगर देखेंगे तो क्या आएगा, P of G2 इंटरसेक्शन विद P of R1 अपॉन P of R1। इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। तो आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा, G2 और R1, इसमें कोई कॉमन, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, G2 और R1 में, मतलब हम लोग G2 निकाल रहे हैं बॉल, सेकेंड बॉल, और रेड निकाल रहे हैं हम लोग वो फर्स्ट से। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, G2/R1 क्या हो जाएगा, 8/15। तो ये हो जाएगा, ये तो पहले से हमें पता है 1/2, और G2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें आने की प्रोबेबिलिटी ये कितना है, 8 है, लेकिन आपका टोटल कितना है इसमें, टोटल इज 8 प्लस ये टोटल कितना होगा। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट ही निकालते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 ही केस है,
तो यहां पे इसको इस तरीके से जाने से अच्छा इसको डायरेक्ट करेंगे, फालतू कॉम्प्लिकेट क्यों करना प्रॉब्लम को। जैसे वापस से देखते हैं, ये आप भूल जाइए, यहां पे जो हमने लिखा था ये क्या कर रहे हैं, पहली बार में हम लोग ये निकाला, तो व्हेन फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन रेड आ गया, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉल निकाला हूं और वो बॉल क्या है, रेड। अब मैं इसको वापस डाल रहा हूं क्या, नहीं, तो मेरे पास अब बॉक्स में कितने बॉल बचेंगे, बचेंगे कितने, 7 रेड एंड 8 ग्रीन, 7 रेड एंड 8 ग्रीन। सो यहां पे 7 रेड और 8 ग्रीन है, तो अब इसमें से आप एक और बॉल निकालोगे और उसको आप बोल रहे हो ग्रीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बॉल ग्रीन होगा। तो अब क्या होगा, आपके पास जब सेकेंड ट्रायल लोगे तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए आपके पास, वो कितने हो गए, 15। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 15, 8 + 7, और आपका फेवरेबल आउटकम कितना है, 8 है, क्योंकि 8 ग्रीन से है इसमें, तो यहां पे आपके पास आ गया 8/15। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको क्या निकालना है, रेड एंड बोला है ना यहां पे, एंड सेकेंड बॉल दैट इज ग्रीन, तो यहां पे हम लोग को एंड बोला है, मतलब P of R1 एंड P of G2, ये हम लोग निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, P of R1 इंटू P of G2/R1। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है यहां पे, 8/15। यही 1/2 मतलब क्या है, 8/16 है, ये 8/16 है इंटू 8/15। तो ये हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी से ये आ गया, और यही मैं आपको वहां भी लिख रहा था, तो वो सेम ही आएगा मैथमेटिकली, ये P of R1 इंटू इंटरसेक्शन G2, तो उसी से हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो ये केस क्लियर है, ये विथआउट रिप्लेसमेंट वाला बहुत इजी सा प्रॉब्लम था, ये वैसे भी 1 मार्क्स का था ये। इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे पास, इसमें ना ऑप्शंस गिवन थे, तो इसमें ऑप्शंस थे, A इज 4/15, B इज 7/16, और C इज 1/2 था शायद, और D क्या है आपका 8/15 था आई गेस। सो यहां पे इसमें से आप क्या निकाल लोगे, ये हो जाएगा 1/2 और ये 4, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4/15, और वही आपका अगर ऑप्शन से चेक करोगे तो यहां पे ए ऑप्शन आएगा। अगर आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो लास्ट तक आंसर निकालने के लिए, अगर ऑप्शन है तो जो आपका ऑप्शन है वहां तक जाना है, अगर न्यूमेरिकल वाला फिल इन द ब्लैंक्स है तो ये फ्रैक्शन में नहीं, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है हमें, क्योंकि आपको आंसर तो फीड वहां पर उसी फॉर्म में करना है, तो लास्ट तक आंसर निकालना जरूरी है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसी में नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है गेट, ये भी 2019 का ही है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ब्रांच आप देख लेना। द फंक्शन p of x, यहां पे क्या बोला है कि एक फंक्शन डिफाइंड है p of x a बाय, ये क्या है x to the power म्यू, ये म्यू लिखा हुआ है, इनकेस आपको नहीं दिख रहा होगा तो 1/x to the power म्यू है, वेयर a and म्यू आर कॉन्स्टेंट्स, ए और म्यू क्या कॉन्स्टेंट है, और म्यू ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, एंड जो आपका जो फंक्शन p of x लिए हम लोग वो क्या है -1 to इंफिनिटी के लिए x की वैल्यू, ये क्या मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम्स में आपको बताया है कि x क्या है, डोमेन होता है किसी भी फंक्शन का, जो x की वैल्यू ले सकती है वो डोमेन है। तो जो इस डोमेन के लिए वो क्या बोल रहा है, p of x इक्वल टू 0 है, मतलब ये उसका डोमेन नहीं है, एंड फॉर p of x इक्वल नहीं, यहां पे माइनस मैंने 2 बार लिख दिया है शायद तक, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, यहां पे +1 आएगा। 1 to इंफिनिटी के लिए फंक्शन डिफाइंड है, एंड p of x इक्वल टू क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है फॉर -इंफिनिटी to 1। सो ये क्या मतलब है इसका, ये मैं अगर क्या ले लेता हूं 1, अगर ये 1 ले लेता हूं तो इससे पहले क्या है -इंफिनिटी to इंफिनिटी तक के लिए क्या बोल रहा है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, क्या बोल रहा है p of x की वैल्यू 0 है, और इसके बाद के लिए क्या है p of x इक्वल टू आपका कुछ भी आ रहा हो, ये क्या है p of x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, a बाय म्यू है। तो इससे पहले आपका 0 है, तो ये मान लेते हैं ये इसी लाइन में ही था, इसी लाइन में, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, फॉर px टू बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो हमें क्या पता है ये कंटिन्यूस क्वेश्चन है,
ये कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है, ऐसा डिस्क्रीट का क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आता। ये जब भी आपको इस फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोल रहा है तो ये तो कंफर्म ये किसका क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है, दो फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। सो अब मैं यहां से हम लोग सॉल्व करना इसको चालू करते हैं। तो आप एक बार ट्राई करना, और मैं जो भी बोल रहा हूं, जितना भी क्वेश्चन लिखता हूं, जितना भी इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, इसमें एक ही कंडीशन है। पहली कंडीशन कि आपको क्या है, क्वेश्चन रीड करना है। सबसे पहले वीडियो ऑन करते ही सबसे पहले क्वेश्चन रीड, ये आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, रीड, क्वेश्चन रीड करना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर ये क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो क्या करना है नेक्स्ट, इसी में ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, ये पहले रीड करना है, फिर आपको इसको एक बार सॉल्व करना है। इनकेस आपको रीडिंग करने के बाद उसको समझ में नहीं आया तो क्या करना है, मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद उसको क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना है। और मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, फिर से पॉज करना है, वीडियो को पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद, अगर इन केस उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया, तब आप क्या करो, प्ले वापस से करो और वॉच आउट फॉर सॉल्यूशन। देन ओनली यू विल प्ले एंड सॉल्यूशन को आप वापस से देखोगे। अगर उसमें समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती क्या है। अगर आप क्वेश्चन को सिर्फ डायरेक्ट देखते जा रहे हो तो नहीं आपको समझ में आएगा, वो आपको भी पता है। वो आपको अपने आप को ही फूल कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो अपने आप को फूल कर रहे हो। ये पूरा सॉल्यूशन देखने से आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये तो, और ये बात आप खुद जानते हो। अगर नहीं जान रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहां पे नेक्स्ट देख ले हम लोग, ये वाला क्वेश्चन गेट 2019 का क्वेश्चन देख लिया। अभी क्या बोला, हम लोग को वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और एक और बात, हर क्वेश्चन में लास्ट लाइन केयरफुली रीड करना है। रीड, ये कुछ टिप्स है, लास्ट लाइन 2 टाइम्स, पहली बार में लास्ट लाइन को 2 बार पढ़ना है, भले आप क्वेश्चन एक बार पढ़ो, लास्ट लाइन 2 बार पढ़ना है। एंड और उसके बाद इन क्वेश्चन लिख लीजिए, इन क्वेश्चन रीड लास्ट लाइन 2 टाइम्स एंड बिफोर answering before answering again read last line। लास्ट लाइन का क्या मतलब है, जनरली लास्ट लाइन में आपको प्रॉब्लम जो निकालना है वो पूछा रहता है। तो मैं लास्ट लाइन का मेरा मतलब है कि जो भी आपको निकालने बोला है उसको 1-2 बार पढ़ना है। पहली बार में क्वेश्चन में जब रीड करते समय, और आपका आंसर आने के बाद 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक एमसीक्यू एंड सेकेंड इज न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन। और अभी आपका नया कौन सा आया है, मल्टीपल सेलेक्ट आंसर्स। तो मल्टीपल सेलेक्ट आंसर्स वाला है, न्यूमेरिकल डेटा वाला एमसीक्यू। एमसीक्यू इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक बार लास्ट लाइन पढ़ना है। कई बार क्या होता है, हमको निकालना कुछ और होता है। जैसे आपको मैं बताऊं तो जैसे ये d = 3a+2 है, ऐसा कुछ आपका आ रहा है। और आपको जो भी कुछ पता हुआ है, मान लेते हैं ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको ये क्या है, P जो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी है किसी भी गिवन चीज का, वो और आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। तो आपने क्या किया, बहुत इजीली प्रोबेबिलिटी निकाल ली। और आपको और लास्ट लाइन में पूछा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d दैट विल बी इक्वल टू 3p+2। तो आपने क्या किया, मस्त प्रोबेबिलिटी सॉल्व किया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आपको अच्छे से आता है प्रोबेबिलिटी, तो आपने अच्छे से सॉल्व किया। और आपने क्या किया, आंसर में उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे ऐसे ही, तो उसमें ना p की वैल्यू भी दी होगी। जो आपका P का होगा आंसर आएगा, P के आंसर मान लेते हैं ये, अगर मेरे पास 10 आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन में क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपके पास 10 गिवन होगा। और आपको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ D, और वो इक्वल है 3p+2 के। लेकिन आपके ऑप्शन में A दिया होगा 10, B दिया होगा 20,
सी दिया होगा या 22, सी दिया होगा आपका 32 और डी दिया होगा 42। ऐसा आपका ऑप्शन में गिवन होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा कि 3, पी की वैल्यू आई हमारे 10, हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 30 + 2 दैट इज 32। लेकिन आप आंसर जब मारोगे तो कई बताने के बावजूद, अगर ये आप देख रहे हो उसके बावजूद भी जब स्टार्टिंग में देखना, कई बार आपसे होगा, मेरे साथ तो खुद वाला होता था कि टेस्ट सीरीज में मुझे पता है उसके बावजूद ये होता था, लेकिन धीरे धीरे 2-3 टेस्ट में होने के बाद वो अपने आप आपको बार बार अगर वही मिस्टेक करोगे तो अपने आप धीरे धीरे वो कम होते जाता है। तो यहां पे आप कई लोग फिर भी ए मारेंगे, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपको पी की तो वैल्यू पूछी नहीं है, लेकिन आपको निकालना था पी। आपको आंसर फाइनल कौन सा मानना पड़ेगा? 32। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए लास्ट लाइन हमेशा याद पढ़ना पड़ेगा जब आप आंसर देने से पहले, सॉल्यूशन करने के बाद आंसर देने से पहले। ओके, इन बिटवीन। न्यूमेरिकल डाटा टाइप में भी सेम, आपको आंसर लिखने से पहले, और इसमें तो और ज्यादातर ये जो प्रोसेस है ये और विग्रेसली से फॉलो होगा। और ये वाला तो नया है, तो इसमें आपको, मेरे को लगता है ये दिक्कत होगी क्योंकि उसमें ऑप्शन ही ऐसा होगा कि आपको सब कुछ तो चेक करना ही है उसमें। अगर ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट में स्कोर करना है तो उसमें तो आपको ऑप्शन तो सारे ही चेक करने पड़ेंगे, तो उसमें मेरे को लगता है कि आपको फॉलो करने की उतनी ज्यादा नीड होगी। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ते समय तो नीड होगी क्योंकि क्या फाइंड करना है वो तो आपको पता होना चाहिए। सो वी विल कम बैक टू आवर प्रॉब्लम डिस्कशन। सो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं, व्हाट इज पी ऑफ एक्स? ए बाय एक्स टू द पावर म्यू, और हमें वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। तो हमें क्या पता है? व्हाट वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज कि दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हैज वन प्रॉपर्टी दैट इज अ वेरी बेसिक एंड कॉमन प्रोबेबिलिटी अमॉन्ग ऑल द प्रोबेबिलिटी, दैट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इज इक्वल्स टू टोटल सम, मतलब ऑल दी प्रोबेबिलिटीज का अगर सम निकालोगे तो वो इक्वल टू आता है 1। सो व्हेन वी इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, p of x is equals to 1. What we'll get? 1 if we integrate minus infinity to infinity any probability density function. तो p of x क्या है आपके पास? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसको आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटीग्रेट करोगे तो उसका एरिया आपका 1 आएगा। किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एरिया उसके डोमेन में 1 आता है। ये लाइन हमेशा वैलिड होगी। क्या वैलिड? कौन सी लाइन? कि आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यहां पे लिख दूं क्या? एनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एरिया इज इक्वल्स टू 1 इन इट्स डोमेन। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो भी बोलना चाहो बोल सकते हैं। एनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हैज एरिया इक्वल टू 1 इन इट्स डोमेन। डोमेन की बात हमने पहले कर चुके हैं। डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक। डोमेन का क्या मतलब होता है? सेट ऑफ वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक, इसे ही हमें डोमेन कहते हैं। तो ये बहुत बेसिक वाला पार्ट है, आप पहले आपने देखा होगा। तो हम लोग अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। माइनस इंफिनिटी पी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। सो इसमें हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? ए बाय एक्स टू द पावर म्यू, और हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में, अब मैं इसको लिमिट को कैसे ब्रेक कर सकता हूं? माइनस इंफिनिटी टू 1 और फिर डी एक्स प्लस ये पी ऑफ एक्स प्लस 1 टू इंफिनिटी पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसके लिए ये पी ऑफ एक्स क्या है? 0 है। ये हमें क्वेश्चन में ही बोला था कि 1 कहा गया फॉर माइनस इंफिनिटी टू 1 पी ऑफ एक्स इज 0। तो ये हमें क्वेश्चन बोला है। और यहां पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? ए बाय एक्स म्यू। तो इसकी वैल्यू क्या है? ए बाय एक्स म्यू। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू इंफिनिटी 8 इंटू एक्स की पावर माइनस म्यू dx। इसको ऐसा लिख सकते हो। अब इसमें हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसमें हम लोग और आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो
यहां पे क्या आएगा, फर्दर आगे आएगा यहां पे 1 to इंफिनिटी, इसको इंटीग्रेट करें, ये तो कॉमन आ गया, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस म्यू प्लस 1 और यहां भी माइनस म्यू प्लस 1, इसमें लिमिट क्या पुट करेंगे 1 टू इंफिनिटी। ये नीचे वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट तो आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस म्यू इनटू ये पार्ट कौन सा है, x टू द पावर माइनस इंफिनिटी, x टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ये वैल्यू पुट करूंगा तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस 1 इज माइनस इंफिनिटी ओनली, माइनस x टू द पावर माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सो यहां से क्या आ जाएगा 1/a/1 माइनस म्यू इंटू ये वैल्यू क्या होगी x टू द पावर माइनस इंफिनिटी की, ये यही है, x क्यों लिखा हूं मैं यहां पे, x नहीं आएगा यहां पे x के जगह पे ही तो आपको क्या म्यू पुट करना है ना, हाँ इंफिनिटी पुट करना है, तो इंफिनिटी, एक मिनट, इसी को आप पहले काम करो, ये इस फॉर्म में लिख लो, वो ज्यादा बेटर होगा। यहां से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, x टू द पावर क्या आएगी, a x टू द पावर माइनस म्यू प्लस 1 अपॉन म्यू प्लस 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये माइनस में है, माइनस में तो इसको अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो क्या आएगा, ये पहली बात तो इसको मैं बाहर ले आता हूं 1 माइनस म्यू, और मैं इसको क्या लिख लूंगा x टू द पावर म्यू माइनस 1, तो यहां से आप इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करोगे यहां पे, तो क्या आएगा, ये 1/इंफिनिटी ही आएगा, और यहां पे जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 टू द पावर म्यू माइनस 1। मैं म्यू एक्स इंफिनिटी टू द पावर म्यू क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इंफिनिटी टू द पावर म्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। सो क्योंकि म्यू इक्वल टू 0 तो है नहीं, ग्रेटर देन 1 बोला है यहां पे पहले ही आपको, तो ये क्या हो जाएगा 1/इंफिनिटी का मतलब क्या होता है 0, और ये 1/1 टू द पावर कुछ भी क्या होता है 1 ही होगा, तो यह 0 माइनस 1 तो माइनस 1 ही हो गया, तो उस माइनस को आप यहां पे ले आओगे तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में a/म्यू माइनस 1, और ये किसके इक्वल है, ये हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो यहां से हमारे पास ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो हमारे पास a इक्वल टू 1 आ गया, तो a/1 म्यू माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1, और हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहां से आप देखो ना a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये म्यू माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये भी गेट का ही क्वेश्चन आया हुआ, 2 मार्क्स का, मैकेनिकल में आया हुआ था ये क्वेश्चन। The probability that a part manufactured by a company will be defective is 0.05। जो कोई भी एक पार्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास गिवन है 0.05 की वो डिफेक्टिव पीस होगा। देन अगर 15 ऐसे पार्ट्स, इफ 15 सच पार्ट्स आर सेलेक्टेड रैंडमली एंड इंस्पेक्टेड, हमने एक बॉक्स लिया उसमें से 15 पार्ट्स हमने सेलेक्ट कर लिए और उसे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्ट मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं उसमें, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 पार्ट्स विल बी डिफेक्टिव, एटलीस्ट आ गया, एटलीस्ट मतलब 2 और ग्रेटर देन 2 वाला केस आ गया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 पार्ट्स विल बी डिफेक्टिव। तो हमें को अगर x मैं यहां ले रहा हूं तो p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और x क्या है हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। तो जब भी आपका एटलीस्ट बोले तो यहां पे क्या करना है 1 माइनस पी ऑफ, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो रजिस्टर वाला हमने देखा था, सिमिलर क्वेश्चन ही है ये। तो आपको अलग अलग ब्रांच में अलग, जैसे वो इलेक्ट्रिकल का था तो उसमें रजिस्टर बोला था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स है, मैकेनिकल और प्रोडक्शन वाले में इस टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज करता है वो। 1 माइनस पी ऑफ x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मतलब नो पार्ट्स डिफेक्टिव, तो 15 में से कितने नो पार्ट्स डिफेक्टिव होंगे, तो ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है
अगर इसको यहां पे लिखूं मैं, P ऑफ डिफेक्टिव इज 0. अगर इसमें P ऑफ डिफेक्टिव को मैं स्मॉल p से डिनोट करूं और 0.05, तो P ऑफ नॉन डिफेक्टिव क्या आ जाएगा, अगर मैं उसको Q से डिनोट करूं और क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 0.05 दैट इज 0.95. सो P ऑफ x इक्वल टू 0 में हमारे पास क्या आ जाएगा, नो पार्ट्स डिफेक्टिव. तो हम लोग टोटल कितने में सेलेक्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ 15 वी आर सेलेक्टिंग. सो आउट ऑफ 15 हाउ मेनी पार्ट्स आर डिफेक्टिव, x इक्वल टू 0 दैट मीन्स नो पार्ट इज डिफेक्टिव. Therefore 15C0 स्मॉल p किसकी प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव होने की. तो कितने हैं, 0 डिफेक्टिव है, इसलिए स्मॉल p का पावर क्या हो जाएगा 0. और यहां पे q क्या है हमारे पास, नॉन डिफेक्टिव. तो आउट ऑफ 15 कितने नॉन डिफेक्टिव है, ऑल आर नॉन डिफेक्टिव. तो q की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 15 में, इसकी पावर 0, इसकी पावर 15. अगर आप p ऑफ x इक्वल टू 1 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15C1 स्मॉल p की पावर 1 एंड स्मॉल q की पावर 15 माइनस 1 दैट इज 14. ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए. इन दोनों को सम करेंगे और इन दोनों का सम को किससे माइनस करेंगे, 1 माइनस वो. तो हम लोग पास आंसर आ जाएगा. क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर आप इस वे से जाना चाहते हो, एटलीस्ट वाले वे से, मतलब x ग्रेटर देन 2 के लिए, तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं. x इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15. इतने केसेस आपको देखने पड़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 केसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे. उससे अच्छा है कि आप 2 केसेस कैलकुलेट कर लो. इसके लिए क्या होगा बताएंगे तो क्या आएगा, 15C 2 P टू द पावर 2 Q टू द पावर 13. इसके लिए क्या आएगा 15C3 स्मॉल टू द पावर P टू द पावर 3 Q टू द पावर 15 माइनस 3 दैट इज 12. सिमिलरली अगर मैं इसके लिए निकालूं 6 के लिए लूंगा तो क्या आएगा, सिर्फ इसका देख रहा हूं, 15C6 स्मॉल p टू द पावर 6 एंड Q टू द पावर 15 माइनस 6 दैट इज 9. तो ऐसा आपका टोटल 2 से लेकर 15 तक दैट इज 14 एलिमेंट्स का आपको ऐसा निकालना पड़ेगा. तो ये बहुत लेंदी है, इतना कैलकुलेट कौन करेगा. उससे अच्छा हमने 2 ही कैलकुलेट किया और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग 1 से माइनस कर रहे हैं. इसमें कौन से 2 केस इंक्लूड नहीं थे, एक x इक्वल टू 0 वाला और x इक्वल टू 1 वाला. इसमें भी देखोगे कौन से केस इंक्लूड नहीं है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. तो उसको टोटल से उसको माइनस कर दो तो आपको ये आ जाएगा. ओके, तो ये कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, 15C0 इज 1 और p की वैल्यू कितनी है 0.05 टू द पावर 0 था यहां से, और q की वैल्यू कितनी है 0.95. ये हो गया 0.95 प्लस ये कितना होगा 15 इंटू ये कितना है p स्मॉल p 0.05 और q कितना है अपने पास, यहां पे भी पावर 15 थे ना, 0.95 टू द पावर 15. q इज 0.95 टू द पावर 14. सो यहां से हमारे पास जो भी आंसर आएगा, अगर मैं मान लेता हूं ये टोटल वैल्यू जो आएगी वो a आएगी, तो ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करना, और ये जो वैल्यू आएगी वो a आएगी मान लेते हैं. तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 माइनस a. जो भी वैल्यू आएगी a को, उससे हम लोग को यहां पे इसी की वैल्यू है p लेस देन 1, तो 1 माइनस a हमारे पास आंसर हो जाएगा. यही तो हमें निकालना था. और यहां पे क्या बोला, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर निकाल के 1 माइनस वो आंसर यहां से जो a आएगा वो वैल्यू पुट करना है. तो a की वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको करेक्ट लेनी है. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस इन गेट 14. इट इज फॉर 2 मार्क्स. तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसिडर्ड एन अनबायस्ड क्यूबिक डाइस. अनबायस्ड मीन्स फेयर डाइस जिसमें 6 फेसेस है और सबकी इक्वली लाइकली उसके आने के आउटकम्स के चांसेस है हमारे पास. वही मतलब होता है हमारा अनबायस्ड का मतलब. और हमें क्या बोला है कि जो क्यूबिक डाइस है विथ अपोजिट फेसेस कलर्ड आइडेंटिकली. तो आपका क्यूब क्या होता है, उसमें फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्यूब. ऐसा ही कुछ आएगा.
ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है क्यूब। तो आपका क्यूब में कितने साइड्स हो गए, ये कितने साइड हो गए, एक ये बॉक्स बनेगा और एक ये बॉक्स। ठीक है, अब ये क्या है, क्यूब है। क्यूब में साइड्स क्या है, एक ये फ्रंट साइड है और एक बैक साइड, एक इधर वाला, एक अंदर, एक टॉप और एक बॉटम। सो यहां पे हमें क्या बोला है कि 6 साइड्स हैं, उसमें से हमने 3 कलर लिया। 3 कौन कौन से कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब क्या किया हमने, जो ऊपर वाले में अगर मैं ब्लू लेता हूं, तो अगर मैं टॉप में, तो ये आपका क्या है, टॉप है, तो यहां पे मैंने पूरा ब्लू पेंट कर दिया है। और इसी जस्ट नीचे उसके जस्ट अपोजिट उसमें भी हमने क्या किया, ब्लू कर दिया है। और रेड भी कर दिया हमने, एक फेस को कोई सा भी और उसके अपोजिट वाले फेस को। अगर मैं साइड वाले फेस को रेड मान लेता हूं, हमने रेड किया है, तो ये साइड वाला फेस है, तो ये क्या हो गया, रेड। तो इसके अपोजिट कौन सा है, ये फेस है, उसके अपोजिट इसके पीछे भी जो है हाथ दिख रहा है आपको, वो क्या है, रेड है टोटल। अब हमें हमारे पास 2 साइड कौन कौन से बच गई, एक ये फ्रंट साइड और ये बोर्ड के बैक वाली साइड। पीछे तरफ जो ये साइड है, इसके पीछे वो एक और साइड, उसको हमने किस कलर से कर दिया, वो मान लेते हैं हम लोग ग्रीन से है। तो ऐसा क्यूबिकल डाइस को अगर आप थ्रो कर रहे हो, और कितनी बार, 3 टाइम्स, यहां लिखा है थ्रोन थ्राइस, मतलब 3 टाइम्स अगर थ्रो कर रहे हैं, तो यहां पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रेड कलर ऑन द टॉप फेस ऑफ द टाइस। तो आप थ्रो करोगे तो इसमें चांस है कि ये रेड ऊपर आ जाए सरफेस पे, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो रेड होगा एटलीस्ट 2 टाइम्स आना चाहिए। तो यहां क्या बोला, एटलीस्ट 2, सो एटलीस्ट 2 बोला है, तो उसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। एटलीस्ट 2 मतलब अगर मैं यहां पे x एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करूं और मैं x को क्या ले लेता हूं कि नंबर ऑफ टाइम्स रेड अपीयर्स ऑन टॉप, रेड ही पूछा है ना, तो कोई भी कलर हो सकता है, रेड अपीयर, लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन है वही कलर लेना है, रेड अपीयर्स ऑन टॉप। ये क्वेश्चन में आप लेकिन टॉप ग्रीन और रेड, ग्रीन और ब्लू किससे भी सॉल्व करो सेम आएगा, क्योंकि ऑल दीज इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। एटलीस्ट 2 में नंबर ऑफ टाइम्स रेड अपीयर्स ऑन 2 मतलब p ऑफ x इक्वल टू 2, ये फाइंड करना है हमें। p ऑफ x इक्वल टू 3 फाइंड करना है। क्यों 2 और 3 सिर्फ फाइंड करना है, क्योंकि 3 टाइम्स ही हम लोग की प्रोबेबिलिटी हमने उसे माना है। और हमारा x कहां से कहां तक चेंज हो सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, यही उस इतनी वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2। उसमें से भी हमें 2 और 3 हमारे इंटरेस्ट का है, बाकी 0, 1 तो हमें नहीं देखना है, क्योंकि यहां एटलीस्ट 2 वैसे ही पहले बोल दिया है, तो इक्वल टू 2 और मोर देन 2, तो 2 और 3 हमारे पास हमें लेना है। 0, 1, 2 कैसे लिखा हूं मैं, 0, 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ टाइम्स रेड अपीयर्स ऑन टॉप। 0 मतलब या तो वो क्या होगा, जो डाइस है आपकी वो 0 टाइम्स रेड आएगा। अगर ये ब्लू आ गया तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, अगर टॉप में अगर ब्लू आ गया, वो कौन सा केस है, 0। अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हो और मान लेते हैं पहली बार में रेड आया और बाकी दोनों बार क्या हो गया, कोई और कलर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, मतलब किसी भी एक बार में आपका रेड आ रहा है, बाकी टाइम में आपका क्या आ रहा है, कोई और कलर। और x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, 2 टाइम्स रेड आ रहा है, 3 टाइम्स हमने थ्रो कर रहे हैं, 2 बार रेड आया, एक बार मान लेते हैं ब्लू या ग्रीन आ गया। और थर्ड केस कौन सा हमारा, x इक्वल टू 3, वो क्या बता रहा है कि 3 बार फेंक रहे हैं हम लोग और तीनों बार ही हमारा क्या आ रहा है, रेड ही अपीयर हो रहा है, वो x इक्वल टू 3 वाला केस हो गया। तो यहां से हमारे पास टोटल केसेस कितने हैं, इसमें हम लोग 3 बार हम लोग डाइस को फेंक रहे हैं, 3 टाइम्स। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने कर रहे हैं हम लोग, 3 टाइम्स। एक्सपेरिमेंट किसको बोल रहे हैं, थ्रोइंग अ डाइस इज एक्सपेरिमेंट, ये हमने पहली क्लास में ही देखा था। सो यहां से हमारे पास आ गया p ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वल टू x इक्वल टू 2 मतलब टोटल आपने वो n कितना है, 3 है, आउट ऑफ 3 कितना चाहिए हमें, रेड 2, तो 3c2 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगी, वही रेड मैंने क्या बोला था, इक्वली लाइकली है तीनों, ग्रीन और p ऑफ b, ये सब कितने होंगे, 1/3 होंगे। एक्चुअली में 6 फेसेस होते हैं, लेकिन हर 2 फेस
सिमिलर है तो 2/6, रेड भी 2 है, यहां पे ग्रीन भी 2 है और ब्लू भी 2 है, तो 2/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहां से 3C2 वो कितना हो जाएगा, P ऑफ R इज 1/3, तो उसकी पावर क्या होगी 1, उसकी पावर क्या होगी 1, एंड ये P ऑफ R अगर कितना है तो P ऑफ R डैश क्या होगा, P ऑफ R डैश क्या होगा 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, और यही P ऑफ R डैश मतलब क्या है, यहां पे P ऑफ R डैश मतलब या तो आपका ग्रीन आ जाए या फिर ब्लू आ जाए, वही आपका P। अगर नॉन R है मतलब नॉन रेड मींस ग्रीन और ब्लू, ऑप्शन ही क्या आपके पास, नॉन यहां पे रेड है मतलब क्या ग्रीन और ब्लू, आपके पास तीन ही है चीजें कलर, तो 1/3, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये सक्सेस का हो गया, नहीं यहां पे 1 नहीं आएगा 2 आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2, NCR P टू द पावर R इंटू Q इज 2/3, जो हमें नहीं चाहिए वो 2/3 है, उसका पावर क्या है 1, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 2 प्लस x इक्वल टू 3 इक्वल मतलब क्या है कि आप 3 बार डाइस थ्रो कर रहे हैं और तीनों बार ही आपका रेड आ रहा है, x क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स रेड अपीयर्स ऑन टॉप, ये x कौन सा रैंडम वेरिएबल हमने लिया है, नंबर ऑफ टाइम्स रेड अपीयर्स, तो x इक्वल टू 3 पे हमारा आएगा 3 आउट ऑफ 3, वी आर सेलेक्टिंग 3, जो केस हमारा है कि आपका जो सक्सेस वाला हो 1/3, x इक्वल टू 1/3, ये आपका 3 आ जाए इसमें क्यूब, ये जो आएगा यहां पे जो आता है वही यहां पे आता है, और ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर 0, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी केस नहीं है, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 3 मान रहे हो तो नंबर ऑफ टाइम्स रेड अपीयर्स कितना हो जाएगा 3, तो जब 3 नंबर ऑफ टाइम्स रेड अपीयर्स है, तीन ही बार थ्रो कर रहे हैं तो तीनों बार रेड आ रहा है, तो ब्लू और ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो तो 0 ही आएगी, तो हमने क्या ले लिया, पावर 0 ही यहां पे आ गया, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 3C2 इज इक्वल्स टू 3C2 इक्वल टू 1, ये हमें पता है 3C2 इक्वल टू 3C1 ही होता है, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/9, और ये क्या 2/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 एक और बार आ जाएगा, तो ये 3 क्यूब हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिख रहा हूं 2/27, 27 क्यों लिखा, क्योंकि 3 का क्यूब है, प्लस 3C3 इज 1, और ये 1/3, ये 2/3, 1/3 का क्यूब 1/27, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, इससे पहले भी हम लोग क्या कर रहे थे 1 माइनस, जो हम लोगों केसेस कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, वो एटलीस्ट वाले में, क्योंकि वहां पे क्या था, बहुत बड़ा सैंपल था, यहाँ पे सिर्फ 3 ही बार हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहां पे कितना था, एक क्वेश्चन में 50 था, इससे पहले वाले में एक क्वेश्चन में 50 था, तो आपको क्या करना पड़ता, x इक्वल टू 2 से लेकर 50 तक जाना पड़ता, या एक क्वेश्चन में 15 था, x इक्वल टू 2 से 15 तक जाना पड़ता, क्योंकि एटलीस्ट 2 वहां भी बोला था, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम x की वैल्यू कहां तक जा सकती है 3 तक ही, तो हम लोग 2 और 3, तो 2 केस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये 14 केसेस कंसिडर करना या 49 केसेस कंसिडर करना वो हमें पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट हमारे 5 मिनट के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, फिर आपको लगेंगे 15 से 20 मिनट, तो वो तो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ये वाला मेथड अप्रोच करेंगे। यहां से आंसर क्या आ जाएगा 3/27 दैट इज 1/9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/9।